ऐसे तो प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड में चाइनीज़ कंपनियों से फंडिंग ली है। अडानी की कंपनियां तो एक चाइनीज़ कंपनी ही चला रही थी। ये घोषित नहीं किया गया लेकिन है ये अभी भी इमरजेंसी। नहीं, मैं कह रही हूँ कि इमरजेंसी से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इमरजेंसी का मतलब कुछ समय के लिए आप इमरजेंसी, ये तो बहुत सालों के लिए चल रहा है और आगे भी चलेगा अगर हम इस सरकार को दोबारा आने देंगे तो। देश का जो बंटवारा धर्म के माध्यम से हो रहा है ये नया है और ये इमरजेंसी में नहीं था और इसको हमको इसका बिल्कुल विरोध करना चाहिए। और अब तीसरा तरीका है खुल्लम खुल्ला धमकाने का। तो कानूनी और पैसे के अलावा अब ये सीधा मैसेज है कि चुनाव आ रहे, चूं करोगे तो देख लो, तुम्हें यूएपीए में अंदर कर देंगे। क्योंकि इन्होंने यूपीए से भी सवाल पूछे थे, आपसे भी पूछ रहे थे, यूपीए में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप नाराज हो गए साहब। फुल कुमारी टाइप नेचर है आपका, आप नाराज हो गए तो ये कर बैठे आप, और ये कर बैठे तो साबित कर दिया कि आप डरे हुए हो। तानाशाह जब डरता है ना तो डर की खेती करने की कोशिश करता है, लेकिन उस खेती में अब फसल होगी नहीं। लोग आपके डर की ताकत समझ चुके हैं, वो कितनी कमज़ोर है। नमस्कार, द वायर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम याकूत अली है। मैं और मेरे सहयोगी अतुल होवाले इस वक्त प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं। आपको मेरे पीछे भीड़ नज़र आ रही होगी। ये भीड़ इतनी जितनी यहाँ पर है, इससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर तमाम मीडिया के साथी अंदर मौजूद हैं। वो यहाँ पर जो कल न्यूज़ क्लिक जो संस्थान है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर जो पुलिस की रेड की गई उसको लेकर यहाँ पर तमाम मीडिया के साथी इकट्ठे हुए हैं, एक सॉलिडारिटी के लिए इकट्ठे हुए हैं और वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि क्यों मीडिया पे हमले हो रहे हैं। यहाँ पे जो तमाम जो परंजोय गोवा ठाकुर थे वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया। आपको ये देखना होगा कि आज यहाँ पर मीडिया के साथियों को रिकॉर्ड करने के लिए मीडिया के साथी ही मौजूद हैं। अगर मैं थोड़ा आंकड़ों की बात करूँ तो 2022 में करीबन 200 पत्रकारों के ऊपर हमले हुए हैं और यहाँ पे ये जो तमाम मीडिया के साथी हैं इनसे हम ये जो अभी देश के हालात बनते जा रहे हैं इसी को लेकर तमाम सवाल करेंगे। जो सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पर जो कुछ गिने चुने सांसद हैं वो भी आए हैं। मेरे ख्याल में मनोज झा एक इकलौते जो राज्यसभा के सांसद हैं वो ही आए हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए पुराने नेता योगेंद्र यादव जो कि अभी खुद की स्वराज इंडिया पार्टी चलाते हैं वो भी यहाँ पर आए हैं मीडिया के साथ में। जो ये जो माहौल बनता जा रहा है देश में, उन सभी सवालों को लेकर आज हम यहाँ पर जितने सीनियर लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनसे सवाल करेंगे। Sisters, thank you so much for coming in such large numbers to show your support and your solidarity. आपसे सीधा सवालों से शुरुआत करता हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज इंडिया में ये स्थिति आ गई है कि मीडिया जो है अपने दूसरे कलीग को रिकॉर्ड करने यहाँ पर आ रही है। मीडिया पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं हमने पिछले साल भी देखा और लगातार ये जो हमले हैं 2014 के बाद बढ़ते जा रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी मीडिया को हम मीडिया क्या है, दो किस्म के हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को अब मीडिया नहीं कहा जा सकता है और जो बाकी अभी डिजिटल मीडिया है उसमें मुझे लगता है कि बहुत बेबाक जर्नलिस्ट है जिसने एक नया जॉनर ऑफ जर्नलिज्म खड़ा किया है और इससे सरकार को बहुत खतरा हो रहा है, महसूस करे सरकार को। और एक तो वो आईटी वाला कानून ला रहे हैं जिसमें सरकार तय करेंगे कि कौन फेक न्यूज़ है, क्या फेक न्यूज़ नहीं है। और अभी जो ये जर्नलिज्म और टेररिज्म के बीच में कोई बाउंड्री नहीं रहा है और जैसे कल इतने लोगों को जो न्यूज़ क्लिक के जर्नलिस्ट है, एक्स जर्नलिस्ट है, ओनर्स है, कंसल्टेंट्स है, सबको पकड़ा, उनका सारा जब्त कर दिया, फ़ोन, कंप्यूटर, ये सब, जैसे कि वो आतंकवादी है। और उन्होंने बताया तक नहीं कि उनका गुनाह क्या है। यूएपीए में ये बताना भी नहीं पड़ रहा है कि आपने किया क्या है। एफआईआर भी नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है कि दो चीज़ है इसमें। एक तो ये सरकार बहुत बौखला गया है, बहुत डर रहा है और वो
अभी से दिसंबर तक और फिर दिसंबर से मई तक बहुत लोगों को आपको लगता है गिरफ्तारी आगे भी होती रहेंगी? आगे भी होती रहेंगी। और अगर हम लोगों ने अभी सामने आके इसका अपोज नहीं किया तो इलेक्शन के समय में सिर्फ एक तरफ की का खबर होगा, और अगर ये लोग इलेक्शन जीतते हैं तो फिर ये एक डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। आपने बहुत बड़ी बात कही कि इलेक्शन अगर ये जीतते हैं तो एक तरफ का खबर होगा। तो उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि क्या ये हेडलाइन बदलने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि एक दिन पहले ही, अगर आपको याद हो, बिहार सरकार ने एक सेंसस की रिपोर्ट निकाली है। देखिए, ये बिहार सेंसस कोई हेडलाइन वाली बात नहीं है, ये एक इनकलाब जैसा है। वो हेडलाइन मैनेजमेंट की बात नहीं है। हाँ, शायद वो थोड़ा समय खरीद रहे हैं अपना रिस्पांस ढूंढने के लिए और उस समय थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम इसको डिस्ट्रैक्शन, या पहली चीज़ इसको डिस्ट्रैक्शन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जर्नलिस्ट को ऐसे अरेस्ट करें, टेररिस्ट बोल रहे हैं, आप इसको सीरियसली लेना चाहिए, ये कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। दूसरी बात, ये जो बिहार का सेंसस है वो हेडलाइन नहीं है, ये एक इनकलाब है। ये एक तरह से देश का ये जो सच्चाई है वो सामने ला रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ओबीसी का परसेंटेज इतना है, एससी एसटी इतना है, और सवर्ण अभी 15% है, और वो 15% इस देश में, इस मॉडर्न डेमोक्रेसी में राज कर रहे हैं। आप कहीं भी देखो, जुडिशरी में, मीडिया में, कॉरपोरेट्स में, लॉयर्स में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, जर्नलिज्म में, ये 15% तो 90% फैला हुआ है, बाकी लोग दबा हुआ है। तो ये एक हेडलाइन मैनेजमेंट वाली चीज़ नहीं है, ये एक इनकलाब वाली चीज़ है। सरकार जो है टाइम खरीद रहे हैं अपने लिए थोड़ा सा। अच्छा, बस मैं आखिरी सवाल आपसे लूँगा कि आपने तमाम सरकारें देखी, अब आपको क्या लगता है कि ये पहली बार ऐसा देखने मिला है कि पत्रकारों पर जो हमला होगा इतना ज़्यादा बड़ा? नहीं, देखो, इमरजेंसी में तो हुआ था, वो घोषित वाला इमरजेंसी था, तो सबको बंद कर दिया कुछ महीने के लिए, लेकिन ये इमरजेंसी नहीं है, ये एक पूरी तरह से इस देश को बदलने का कोशिश है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का कोशिश है, इस देश के लोगों का ज़बान बंद करने का कोशिश है। इमरजेंसी तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल रह सकते हैं, लेकिन ये तो मोदी जी खुद कह रहे हैं ना, हज़ारों साल के बारे में सोच रहे हैं। ये घोषित नहीं किया गया, लेकिन है ये अभी भी इमरजेंसी? नहीं, मैं कह रही हूँ कि इमरजेंसी से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इमरजेंसी का मतलब कुछ समय के लिए आप इमरजेंसी, ये तो बहुत सालों के लिए चल रहा है और आगे भी चलेगा अगर हम इस सरकार को दोबारा आने देंगे तो। गिरफ्तारियां हुई, डिटेन किया गया है ना, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसकी लीगली क्या मायने हैं? क्योंकि आपसे जानकारी लेना इसलिए और ज़रूरी है क्योंकि एफआईआर जो है वो अभी तक नहीं दी जा रही है। ये देखिए, कई तरह से ये बिल्कुल गैर कानूनी है। पहली बात तो जो जिक्र किया जा रहा है एफआईआर का यूएपीए के तहत, जो कि न्यूज़ क्लिक के ख़िलाफ़ है, वही गैर कानूनी है, क्योंकि इस आरोप पर कि आपने किसी चाइनीज़ नेशनल से फंडिंग ली है, यूएपीए का केस नहीं बनाया जा सकता। कोई यूएपीए का ऑफेंस नहीं बनता, आतंक का कोई ऑफेंस नहीं बनता। ऐसे तो प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड में चाइनीज़ कंपनियों से फंडिंग ली है। अडानी की कंपनियां तो एक चाइनीज़ कंपनी ही चला रही थी, उसकी जो फॉरेन कंपनियां, एक चाइनीज़ आदमी ही चला रहा था। तो इसलिए इसके आधार पर यूएपीए का केस नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात, इतने सारे जर्नलिस्ट जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने न्यूज़ क्लिक के साथ कभी कोई एक भी प्रोग्राम किया है, उनके यहाँ आप छापे मार देंगे बगैर एफआईआर दिखाए, बगैर कोई कोर्ट का आदेश दिखाए, उनके लैपटॉप मोबाइल सीज कर लेंगे। ये तो बिल्कुल ही गैर कानूनी है, निजता के अधिकार का उल्लंघन है, बिल्कुल गैर कानूनी है। एकदम क्लियर है कि ये एक बिल्कुल ब्रेजन अटेम्प्ट है सरकार की तरफ से इंडिपेंडेंट मीडिया को डराने धमकाने का, और मुझे नहीं लगता कि ये सक्सीड करेगा। जिस तरह से आज की गैदरिंग है उससे समझ में आ रहा है कि कोई इससे डरेगा नहीं,
और उल्टा पब्लिक ओपिनियन पर इसका बिल्कुल उल्टा इफेक्ट होगा। तो सर आपको सोल्यूशन क्या नज़र आता है, लीगली क्या सोल्यूशन है इसका? मेरी राय में इसमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने चाहिए, क्योंकि इस तरह की दादागिरी बहुत हो गई है, बहुत हो चुकी है। सर सीधा सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि आपने तमाम किताबें लिखी, इतिहास की आपको इतनी जानकारी है, तो क्या आप ये जो देख रहे हैं ऐसा कभी पहले देखने मिला है इतिहास? नहीं, इमरजेंसी में तो देखा मैं था, मैं तो उस समय दिल्ली में ही विद्यार्थी था और उस समय भी दिल्ली में सबसे ज़्यादा हमला हुआ। जी। तो आज भी आप देखें, कल जो हमला हुआ दिल्ली में हमारे पत्रकार दोस्तों को, लेकिन अंतर यह है कि मैं अंग्रेजी में बोलूँ कि लाइक मोदी, इंदिरा गांधी वॉज अथॉरिटेरियन, बट अनलाइक मोदी शी वॉज नॉट मेजॉरिटेरियन। वो धर्म के माध्यम से किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती थी। तो ये है कि तो माहौल और ये जो है अब तो लेकिन हमने पहले देखा है और निर्भा भी चुके, निकल भी चुके हैं और इस बार भी निकल जाएंगे। सर अभी मैं अरुंधति रॉय से बात कर रहा था, वो कह रही थी कि ये जो अभी सिचुएशन है, देश के जो हालात हैं, ये इमरजेंसी से भी खतरनाक हैं। देखिए वो दिल्ली की दृष्टि है, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, कौन सी सरकार है बेंगलोर में? केरला में कौन सी सरकार है? वेस्ट बंगाल में कौन सी सरकार है? अगर आप देखेंगे इमरजेंसी के टाइम में सब प्रदेश के सरकार कांग्रेस के साथ थे। तो आपको ये जो तुलना करनी है ध्यान से करनी चाहिए। तो स्थिति बहुत गंभीर है, प्रेस पे दबाव है, आम आदमी पे दबाव है, और लोगों पे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पे दबाव है, और ये सब हमको निंदा करनी चाहिए, गलत है। लेकिन क्या बोलूँ, अंग्रेजी में एक शब्द है हाइपरबली, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो हाइपरबली, जो ज़्यादा एग्जैजरेट करे। अपने शब्द ध्यान से चुनने चाहिए। दिल्ली और ख़ास करके उत्तर भारत में और गुजरात में हाल बहुत ख़राब है, जहाँ कर की डेमोक्रेसी, फ्रीडम वगैरह बात हो, लेकिन जहाँ पे भाजपा की सरकार ना हो, जैसे मैं कर्नाटक में रहता हूँ, मैं कांग्रेस के खिलाफ हर बोलता हूँ, आप तो जानते, मेरे विचार जानते हैं। जी जानते हैं। तो और मैंने धरने भी किया जब वो फ्लाईओवर बन रहा था और वो बहुत करप्शन हुआ। तो स्थिति गंभीर है, और ये स्थिति इसलिए गंभीर है कि फ्रीडम के माध्यम से स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। इमरजेंसी के टाइम में आप मेरी इंटरव्यू यहाँ दिल्ली में ले सकते थे? बताइए, आप सोचिए, आप जो भी छोटा वेबसाइट है, मैं यू आर नॉट मास मीडिया, तब भी 5 मेरे इंटरव्यू में हुए दिल्ली, हो सकता ही। लेकिन ये जो देश का जो बंटवारा धर्म के माध्यम से हो रहा है, ये नया है और ये इमरजेंसी में नहीं था, और इसको हमको इसका बिल्कुल विरोध करना चाहिए। एक सवाल और सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसमें आप विपक्ष के रोल को कैसे देखते हैं, जो मीडिया पे हमला हो रहा है उसमें? नहीं, देखिए, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एडवाइस, सलाह नहीं देता हूँ। मैं जो स्थिति है उसका एनालाइसिस करता हूँ और बोलता हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि विपक्ष के दल को ये कहूँगा कि जहाँ पे आपकी सत्ता है, आप प्रेस पे हमला मत कीजिए। कि कोई अखबार आपके खिलाफ लिखे तो उनसे विज्ञापन विड्रॉ मत कीजिए। तो यही सलाह दूंगा मैं विपक्ष को। जिस तरीके से मीडिया पे अटैक हो रहा है, अब अभी हमने देखा कि ईडी जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर भी अटैक। आप कह रहे हैं मीडिया पे अटैक हो रहा है, मीडिया पे अटैक तो बहुत दिन से शुरू हो गया। अटैक होने के बाद कुछ लोग कॉर्निश में चले गए, सलाम बजा बैठे, हुजूर राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय। कुछ लोगों ने इनकार कर दिया, क्योंकि इन्होंने यूपीए से भी सवाल पूछे थे, आपसे भी पूछ रहे थे। यूपीए में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप नाराज़ हो गए साहब, फुल कुमारी टाइप नेचर है आपका, आप नाराज़ हो गए तो ये कर बैठे आप, और ये कर बैठे तो साबित कर दिया कि आप डरे हुए हो। तानाशाह जब डरता है ना, तो डर की खेती करने की कोशिश करता है, लेकिन उस खेती में अब फसल होगी नहीं। लोग आपके डर की ताकत समझ चुके हैं, वो कितनी कमज़ोर है। तो मैं तो यही कहूँगा, संजय जी के घर जो आज किया, संजय जी ने तो खुलेआम कहा था, आओ भाई आओ। और मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है, ये इस बात का द्योतक है कि इनकी पॉलिटिक्स की, जिसको कहते हैं ना एक्सपायरी डेट, बहुत पास है। तो सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये जो बिहार की जो रिपोर्ट आई है कास्ट सेंसस की, क्या लगता है आपको कि हेडलाइन चेंज करने का काम किया है? नहीं, इन्होंने वो किया, लेकिन जो वो रिपोर्ट आई है ना बिहार की, आप मार्क माई वर्ड्स, दिस विल चेंज इंडिया। एक बेहतर मुल्क बनाएगा, संवेदनशील, एक ऐसा नक्शा जिसमें हर समाज की तस्वीर होगी। ऐसा नहीं होगा कि मुट्ठी भर के प्रिविलेज के आगे बाकी सारे आत्मसमर्पण कर जाएं।
जो फ्रीलांस पत्रकार हैं उनको भी उठा लिया गया। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, किस तरीके का माहौल ये जो देश में बनता जा रहा है? देखिए, देश के मुख्य धारा के मीडिया पे सरकार का कब्जा ऑलरेडी हो चुका है। ज़्यादातर टीवी चैनल और अखबार वही दिखते बोलते हैं जो सरकार चाहती है। बच गया था डिजिटल मीडिया, उस पे सरकार काफ़ी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आईटी रूल्स बदले गए, यूट्यूबर्स को ख़रीदा जा रहा है, और अब तीसरा तरीका है खुल्लम खुल्ला धमकाने का। तो कानूनी और पैसे के अलावा अब ये सीधा मैसेज है कि चुनाव आ रहे, चूँ करोगे तो देख लो, तुम्हें यूएपीए में अंदर कर देंगे। क्योंकि जिस तरह का कानून इस्तेमाल किया गया है यूएपीए, जिस तरह के लोगों को पकड़ा गया है, जो कॉपीराइटर है, जो कार्टून बना रहा है, जिन तमाम लोगों पे हमला किया गया है, ग्राफिक डिज़ाइनर, उन सब पे किया गया है, तो उसके बारे में करने पे कोई संदेह की गुंजाइश नहीं बनती कि ये मीडिया की स्वतंत्रता को बंद करने का और मुंह बंद करने का तरीका है डिजिटल मीडिया का। सर, इसमें आप विपक्ष के रोल को किस तरीके से देखते हैं? आज हमने देखा कि आपकी पुरानी पार्टी के नेता संजय सिंह पर भी आज ईडी ने रेड कर दी। सब पे हमला होगा, जो मुंह खोलेगा उस पे हमला होगा, जो आवाज़ उठाएगा उस पे हमला होगा। और ये जो ईडी है, ये तो बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है, उस पे होगा। तो जो कुछ पर्दे थे, जो कुछ बहाने थे, सब खत्म होते जा रहे हैं, और अभी खुल्लम खुल्ला हमला है ये कि मीडिया की स्वतंत्रता। एक सर, मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि अभी कुछ टाइम में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, फिर लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो क्या ये मतलब इस तरीके का माहौल बना दिया जाए कि अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा? बिल्कुल एक ही मैसेज है, और कोई मैसेज है ही नहीं कि चुनाव आ रहे हैं, चूँ भी करोगे तो देख लो, तुम्हें टेरर लॉ में अंदर कर देंगे। ये मैसेज है। इसका उद्देश्य देश के हर जर्नलिस्ट को एक मैसेज देना है, और इसलिए आज जैसी जो सभा हुई है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें खड़े होकर लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये मैसेज हम नहीं लेंगे, हम चुप नहीं होंगे, हम खड़े होंगे, हम बोलेंगे। यही एक रेस्पॉन्स हो सकता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।